हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइस यू आर गुड। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी प्रश्नोत्तरी, जो आपके लिए सभी स्टेट के टेस्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां आपसे हिंदी पूछी जाएगी, उन सभी के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 50 में से आउट ऑफ 50 आपके कितने सही होते हैं, ये अपना स्कोर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं और उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना अगर आप लोगों को पसंद आए। फर्स्ट क्वेश्चन है, खुश शब्द के साथ सही उपसर्ग होगा। ऑप्शन है पहला बा, सेकंड है ना, थर्ड है आ और फोर्थ है बे। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, क्या होगा। तो गाइस, इसका करेक्ट आंसर होगा ना। सेकंड ऑप्शन सही होगा। खुश शब्द में ना उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बन जाएगा? ना खुश। क्या बन जाएगा? ना खुश। ठीक है, तो कौन सा उपसर्ग लगेगा इसमें? ना खुश। ठीक, ना खुश। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा उदाहरण अयादी संधि का नहीं है? ऑप्शन है गायन, पवन, गंगोदक, पावक। आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, गंगोदक। गंगोदक यहाँ पर अयादी संधि का उदाहरण नहीं है। अब हम ये जान लेते हैं कि इनका संधि विच्छेद आप किस तरीके से करेंगे। गायन का, पवन का और पावक का। देखिए, ये जो पावक है ये होता है पाओ धन अक, बराबर हो जाता है क्या? पावक। अब ये सेकंड वाला जो पवन, इसका क्या होगा? पो धन अन, तो क्या बन जाएगा? पवन। ठीक है, पो धन अन बराबर पवन। फर्स्ट है आपके सामने गायन। गायन का कैसे बनेगा? गए धन अन बराबर क्या हो जाएगा? गायन। इसका रूल है, तो इसको डिटेल में संधि को जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस किया तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। और उम्मीद है कि आपको संधि आती होंगी अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर नहीं आती हैं, कोई कन्फ्यूजन है, अयादी संधि थोड़ा सा लोगों को टफ लगती है, तो आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको अयादी संधि बहुत अच्छे से समझा दूंगी। आगे है, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। तो गाइस, चांदनी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है ये पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि नहीं पूछा है आपसे। ठीक है, आपको पता है कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची होता है, ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची होता है, चंद्रातप चांदनी का पर्यायवाची होता है, जबकि मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं होता। और ये ज्योत्सना है ना, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप सही करिएगा, ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि वैसे तो ठीक है ये, लेकिन वर्तनी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ज्योत्सना हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर वर्तनी शुद्धि के लिए आपसे पूछा जाए तो आपको ऐसे बताना, ये वाला होगा तो आप नहीं करेंगे, ये वाला होगा तो आप वर्तनी के लिए ये वाला ज्योत्सना सही करेंगे। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये शब्द बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ज्योत्सना कंपटीशन में काफ़ी टाइम पूछा गया है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। और वहाँ पर ज्योत्सना को अलग अलग तरीके से लिखकर आपके सामने पेश किया जाता है, जिसमें आपको ये सही लगता है, लेकिन ये वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीन बेर खाती हैं वे, तीन बेर खाती। इसमें कौन सा अलंकार है? तीन बेर खाती हैं वे, तीन बेर खाती, इसमें अलंकार आपसे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है अनुप्रास, फर्स्ट है अनुप्रास, सेकंड है श्लेष, थर्ड है यमक और फोर्थ है अन्योक्ति। इसमें आपको अलंकार बताना है। तीन बेर खाती हैं वे, तीन बेर खाती। तो गाइज, इसमें अलंकार आपसे पूछा है और यहाँ पर करेक्ट होगा आंसर थर्ड ऑप्शन यमक। तीन बेर खाती वे, तीन बेर खाती हैं। यमक अलंकार कब होता है? जब कोई शब्द का जोड़ा आता है और उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। जैसे तीन बेर खाती वे, तीन बेर खाती, इसमें पहले बेर का मतलब है कि तीन बार खाती है और दूसरे बेर का मतलब बेर से है। तो यहाँ पर
शब्द तो एक ही है, बेर बेर 2 बार आया है, जोड़ा आया है, लेकिन इसका अर्थ दोनों बार भिन्न है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अर्जन शब्द का विलोम है। ऑप्शन फर्स्ट है अर्जित, सेकंड है व्ययन, थर्ड है अमृत, फोर्थ है अनर्थ। अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्जन का विलोम क्या होता है? सभी को पता है, अर्जन का विलोम होता है व्ययन। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी और इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई आरओ में, कोई पीसीएस में, कोई यूपीएसआई में। तो सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो सेलेक्टेड हैं आपके लिए। कई सारे पेपर्स का मैंने एनालाइज करके तब आपके लिए ये वीडियो बनाया है। कर्पूर का तद्भव रूप है। ऑप्शन है फर्स्ट कपूर, कपड़ा, करकट, खप्पर। तो कर्पूर का तद्भव रूप आपसे पूछा है। कर्पूर का तद्भव रूप होता है कपूर। कपूर को संस्कृत में कर्पूर कहते हैं और हिंदी में कपूर। आपको पता है कि संस्कृत से जो शब्द हैं यूं के तो यूज हुए हैं, यूं के तो ले लिए गए हैं, वो तत्सम हैं, और जिनका थोड़ा बहुत फेरबदल करके रूप परिवर्तित हो गया वो तद्भव हो गए। अगला है जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट है अमिट, ऑप्शन सेकंड है अपार, ऑप्शन थर्ड है अक्षय और ऑप्शन फोर्थ है अनंत। तो इसका आंसर होगा जो छीण ना हो सके उसके लिए शब्द होगा अक्षय। अक्षय होगा, क्या होगा? अक्षय। जो छीण ना हो सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अक्षय। अगला है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है शा, या, रा और जा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नासिक के व्यंजन आपसे पूछा है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। जो नाक के द्वारा यानी नाक के सुर में या नाक से ध्वनि जिनकी निकलती है बोलने में, वो नासिक के व्यंजन होते हैं। और जो पंच वर्ग होते हैं हमारे 5 वर्ग, उनमें पंचम वर्ग जो होता है वो सभी नासिक के होते हैं। चौथाई शब्द में विशेषण है आवृत्तिवाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, अपूर्णांक बोधक। तो इस क्वेश्चन में आप लोग गणनावाचक करने का विचार बना रहे हैं, बट वो गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ अपूर्णांक बोधक। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण होगा? अपूर्णांक बोधक, क्योंकि ये चौथाई शब्द जो है इसमें कोई कंप्लीट पूर्णांक नहीं दिया है, अपूर्णांक बोधक है ये शब्द। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आपको बताना है कौन सा होगा, बा, जा, हा या सा। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वो वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या हमारा स्वर तंत्र जो है वो कंपन नहीं करता। ये कहेंगे कि हमारे स्वर तंत्र में जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उनको हम अघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सा। सा वर्ण है ऐसा है जिसको उच्चारित हम अगर करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? करुण, भक्ति, श्रृंगार, वीर। तो बिहारी जो हैं वो मुख्यतः किस रस के कवि हैं ये पूछा है। करुण रस के हैं? नहीं। भक्ति नहीं, वीर नहीं, श्रृंगार रस के कवि हैं बिहारी। बिहारी किस रवि के मुख्य रूप से कवि माने जाते हैं? मेनली, तो मेनली ये श्रृंगार रस के लिए जाने जाते हैं। कपिधन ईस का संधि संयोजन कीजिए। तो ये संधि विच्छेद है, इसका संयोजन आपको बताना है क्या होगा। कपिस होगा, कपीस होगा, कपेस होगा, कपिसी होगा। तो कपिधन ईस का संधि होता है कपीस, और ये दीर्घ संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, कपीस। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? अंग्रेजी, उर्दू, तुर्की, जापानी। रिक्शा शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी का नहीं है, उर्दू नहीं, तुर्की नहीं, जापानी शब्द है रिक्शा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? ऑप्शन है मैं कल नहीं आऊँगा, मैं कल नहीं जाऊँगा। सेकंड ऑप्शन है यह फूल सुंदर है, हवा धीरे धीरे बह रही है, आज हम स्कूल जाएंगे। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण आपको बताना, क्रिया विशेषण से युक्त कौन सा वाक्य होगा। तो हवा धीरे धीरे बह रही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि बहना एक क्रिया है। बहना क्या है? क्रिया। और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि कैसे बह रही है, हवा धीरे धीरे बह रही है। तो जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, बारहसिंगा शब्द में समास है बहुब्री, कर्मधारय, द्वंद्व और अव्ययीभाव। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? बहुब्री में समास आपको बताना, सॉरी बारहसिंगा में आपको समास बताना। बारहसिंगा शब्द जो है इसमें समास होगा बहुब्री, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। जहाँ पर प्रथम और द्वितीय पद दोनों ही कोई सा भी प्रधान नहीं होता, कोई अन्य पद प्रधान होता, वहां पर बहुब्री समास होता है। बारहसिंगा, बारह हैं सिंह जिसके, ठीक है, तो यहाँ कौन सा समास होगा? बहुब्री समास हो जाएगा। आगे है, किलक अरे में नहे निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन है वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस या हास रस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, वात्सल्य रस। वात्सल्य। अब यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए, किलक अरे में नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं। अब आप इस लाइन को पढ़ने के बाद देख रहे होंगे कि किसी बच्चे के बारे में कहा जा रहा है कि बच्चे की जो किलकारियां, बच्चा ही तो किलकारियां मारता है, तो किलक अरे में नेह निहारूं मतलब आप जब बच्चा किलकारी मारता है तो उसको नैनों से निहारते हो। इन दांतों पर मोती बारूं, जो उसके छोटे छोटे दूध के दांत हैं तो वो कैसे हैं? बिल्कुल मोती से भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो उन दांतों पर मोती बारूं। तो किसकी बात हो रही? बच्चे की। और वात्सल्य रस किसके लिए प्रयोग होता है? जहाँ बच्चे के बारे में कोई बात की जाती है, जैसे राम या कृष्ण के बचपन का कोई वर्णन किया जाता है उनकी माता के द्वारा या कोई कवि के द्वारा, तो वहां पर कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। नेक्स्ट है, लौकिक शब्द में प्रत्यय है लोइक, किक, अक या इक। तो लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा ये आपको बताना है। लौकिक शब्द में प्रत्यय होगा ऑप्शन फोर्थ इक। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? इक प्रत्यय होगा, ठीक है। आगे है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो यहाँ पर विराम दिए हुए हैं आपके सामने, इसमें आपको अल्प विराम को पहचानना है। तो गाइज आपको पता है कि ये होता है पूर्ण विराम, ये होता है अर्ध विराम, और इस तरीके से लगता है ये होता है अल्प विराम, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस निहित है? ऑप्शन है श्रृंगार, करुण, शांत, वात्सल्य। अब यहाँ आप इस लाइन को दोबारा पढ़िए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। तो यहाँ पर किसी के मतलब कि दुख की बात कही जा रही है, ठीक है। तो दुख जब होगा तो वहाँ कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। कौन सा रस होगा? करुण रस वहाँ पर होगा। यहाँ कोई श्रृंगार की बात नहीं हो रही है, नायक नायिका मिलते हैं तब श्रृंगार रस होता है। वात्सल्य रस किसी के बचपन के बारे में यहाँ वर्णन नहीं हुआ। शांत रस यहाँ नहीं होगा, यहाँ रस कौन सा होगा? करुण रस होगा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह संबंधित है। ऑप्शन है संज्ञा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम। किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है तो वहाँ क्या होती है? क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन फर्स्ट है अवधि पूर्वी, सेकंड है ब्रजभाषा पश्चिमी, भोजपुरी और पूर्वी, फोर्थ ऑप्शन है खड़ी बोली और पश्चिमी। तो यहाँ पर जो अवधि है वो पूर्वी हिंदी है, सही है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, ये भी सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी है, ये भी सही है। जबकि भोजपुरी पूर्वी है, ये गलत है। भोजपुरी कैसी है? बिहारी है। भोजपुरी कैसी है? बिहारी है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? तीन शब्द दिए हैं, प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश। इन तीनों में उपसर्ग कौन सा ये बताना है। प्रे है, प्रति है, नी है या ऊ है। तो यहाँ पर प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रत्युपदेश, प्रतिधन उपदेश। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति उपसर्ग सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रकांता। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकी नंदन खत्री, शरद चंद्र, गोपाल राम गहमरी या कौशिक। तो चंद्रकांता उपन्यास बहुत फेमस उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का, और बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ऑप्शन है कुशल, सेकंड है चतुर, थर्ड है अध्ययनशील, फोर्थ है मेधावी। तो एक प्रतिभा संपन्न अगर छात्र है तो उसके लिए कौन सा शब्द, कौन सा विशेषण यूज होता है? मेधावी। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में समास होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय, सेकंड है द्वंद्व, थर्ड है बहुब्री, फोर्थ है अव्ययीभाव। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। आपसे सीधा भी पूछा जा सकता था कि घास फूस शब्द में कौन सा समास है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को आपको फंसाने के लिए या आप ज़्यादा पढ़ें यानी कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो, इसलिए एक वाक्य बनाकर दे दिया और उसके बाद उस वाक्य में जो आपसे जिसमें समास पूछा उसको अंडरलाइन करके दिया या अलग से लिख के दिया। जैसे सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द में कौन सा समास होगा। तो इसको पढ़ने में आपको जैसे आप सीधा पढ़ लेते घास फूस शब्द में कौन सा समास है, उससे 2 गुना टाइम लगा है। तो आपके टाइम को कंज्यूम करना भी एग्जामिनर का उद्देश्य होता है, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ना कर पाएँ, क्योंकि भीड़ को रोकना है तो वो किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं। तो आपको पता रहनी चाहिए और देखते ही क्वेश्चन को आंसर आना चाहिए। ऑप्शन है कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव। आपको पता है घास फूस में दोनों ही शब्दों की प्रधानता है, तो यहाँ द्वंद्व समास होगा घास और फूस। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट होगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस उद्धृत में कौन सा अलंकार है? उदाहरण में ये जो उदाहरण दिया है यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन है अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो आपको पता होना चाहिए 2-3 शब्द हैं जिनकी ट्रिक आपके लिए बेहतर रहेगी। मनु, मानो, मनु, मानो, जनु, जानो। ये 4-5 शब्द हैं जो ये शब्द अगर किसी भी आपके अलंकार में आ जाते हैं तो वहाँ पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर कौन सा शब्द आया? मनु। यहाँ पर आया मानो हवा के जोर से, मानो, मनु, जानो, जनु। ये शब्द आते हैं तो हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित और अनुग्रहित। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? वर्तनी की दृष्टि से शब्द शुद्ध जो है उसका चयन आपको करना है, तो यहाँ पर आंसर सेकंड आपका करेक्ट होगा, अनुग्रहित। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ध्यान से देखिए कि कौन सा अनुग्रहित यहाँ पर करेक्ट है। सभी एक जैसे लगेंगे तो थोड़ी थोड़ी इनमें डिफरेंस हैं जो आपको समझनी चाहिए। आगे है अर्ध सममात्रिक जाति का छंद है। ऑप्शन है गीतिका, दोहा, चौपाई, कुंडलियाँ। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद जाति का छंद है। ठीक है, आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन है मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको पता है उसने बाजार नहीं जाना था, बिल्कुल गलत है। हम तो आपको बता देते, ये भी गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, ये भी गलत है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तरंग शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है पुष्कर, फूल, जलधि, ऊर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, ऊर्मी। ऊर्मी तरंग शब्द का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ेंगे, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा। तब धन लीन, तल धन लीन, तत धन लीन, तत धन लीन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तल्लीन शब्द में विच्छेद आपको करना है, तल्लीन शब्द का, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा, तत धन लीन बराबर तल्लीन। आगे बढ़ेंगे, नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा है। कोई नियम है उसके विरुद्ध अगर आप काम करते हैं तो उसके लिए सही अर्थ में मुहावरा कौन सा होगा? सूरज को दिया दिखाना नहीं होगा, उल्टी गंगा बहाना, दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 होना, इसका भाग जाना होता है, और इसका करेक्ट आंसर होगा उल्टी गंगा बहना। उल्टी गंगा बहना यानी किसी नियम के विरुद्ध कार्य करना। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है का, खा, यारा, चा, जा, टाणा। तो आपको पता है कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अकु विसर्ज्य नाम कंठा, तो अकु विसर्ज्य नाम कंठा यानी आ, और आपके लिए का यानी का वर्ग। तो आपको पता है का वर्ग में ही ये का और खा आते हैं, तो यही सही होगा। और सारे विसर्गों का भी कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से। अगला है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। ऑप्शन है जयचंद, शकुनी, विभीषण, नारद। तो झगड़ा लगाने वाले शब्द को एक शब्द में क्या कहेंगे?
आपको बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि नारद जो हैं वो झगड़ा लगाने वाले कहे जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं कह रही, आपको पता रहना है, ध्यान रखना है कि ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बार बार कहने से कोई ज़रूरी नहीं है टाइम को अपने ख़राब किया जाए। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, ये बात पूछा है आपसे। तो राक्षस दैत्य का पर्यायवाची होता है, दानव होता है, निशाचर यानी रात में भ्रमण करने वाला राक्षस होता है, जबकि भूसुर दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला है, केवर्त शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन है मल्ला, केवट, नाविक, केवल। केवर्त शब्द का तद्भव आपसे पूछा है, केवर्त का तद्भव होता है केवट। तो ऑप्शन यहाँ सेकंड आपका करेक्ट होगा, केवट। पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग शब्द है और इसका तत्सम रूप आपसे पूछा है। अब आपसे तत्सम पूछा है, तत्सम तद्भव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने चाहिए। सुपर टेट में भी बार बार पूछे गए हैं, 2 नंबर में तत्सम तद्भव पूछे गए तो इम्पोर्टेंट है। पलंगा, प्लवंग, पर्यंक या पटल। तो आपको पता है पलंग जो शब्द है इसका तत्सम क्या होगा? पर्यंक। इसको संस्कृत में पर्यंक कहते हैं। आगे है, जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए एक शब्द तत्सम शब्द है। जिसे बुढ़ापा न आए, बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द होता है निर्झर, अजर, निर्जर, अमर। तो फ्रेंड्स आपको पता है मैंने जब जो 10 क्वेश्चन थे जो हमने बोर्ड पर डिस्कस किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उसमें आपको मैंने बताया था जर। जर का मतलब होता है हमारे हिंदी भाषा में, जर का मतलब होता है वृद्ध, है ना। तो अजर क्या हो जाएगा आपके सामने? जिसे बुढ़ापा ना आए। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? पा, टा, दा, फा। घोष का मतलब है जिनको उच्चारण करने में हमारे स्वर तंत्र में कंपन हो, उनको क्या कहेंगे? हम घोष वर्ण कहेंगे। और जिनका उच्चारण करने में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता उनको अघोष कहेंगे। तो यहाँ पर घोष पूछा है, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, धा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अनभिज्ञ का विलोम होगा। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ, अभिज्ञ, प्रज्ञ या अविज्ञ। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम शब्द आपसे पूछा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अभिज्ञ। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा स्पीड फास्ट रख रही हूँ क्योंकि आपके ही टाइम के बचत के लिए। अगर आपको स्पीड फास्ट लग रही है तो आप वीडियो की स्पीड क्वालिटी कम करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट करके बताएं, सेकंड वीडियो जब आएगी तो उसमें मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो रखूँगी। बाकी का आपके लिए ही प्रॉफिट कराने की वजह से स्पीड को फास्ट रखा जा रहा है। क्वेश्चन है, अपशकुन का विलोम है। ऑप्शन है अशकुन, शकुन, पुण्य, पावन। अपशकुन का विलोम क्या होगा? तो ये शकुन शब्द होता है, क्या होता है? शकुन। और इसमें अप उपसर्ग लग के अपशकुन, ये विलोम हो जाता है शकुन का। तो अपशकुन का विलोम क्या होगा? शकुन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। आगे है, निम्न में से एक शब्द घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है। घन का अनेकार्थी शब्द नहीं है, ये पूछा है। बादल, घना, घनिष्ठ, हथौड़ा। तो घन का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, घनिष्ठ। जबकि बादल, घना और हथौड़ा तीनों ही घन के अनेकार्थी शब्द हैं। अगला है, निम्न में से सही सामासिक पद नहीं है। पुष्पधन्वी, दिवारात्रि, त्रिलोक, मंत्री परिषद। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं, जबकि यहाँ पुष्पधन्वी शब्द जो है इसका सामासिक पद सही नहीं है, इसका सामासिक पद सही नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे है, इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? गगन, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु। आप सभी ने इसका आंसर बहुत इजीली कर लिया होगा, अंबर। अंबर का पर्यायवाची कौन सा है यहाँ अनेकार्थी? तो गगन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मेला आंचल के लेखक हैं। ऑप्शन फर्स्ट है फणीश्वर नाथ रेणु, सेकंड है देवराज, थर्ड है चतुर्सेन, फोर्थ है नागार्जुन। तो मेला आंचल बहुत महत्वपूर्ण है ये रचना, मेला आंचल, और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। बहुत फेमस हुई थी इनकी ये, और बार बार एग्जाम में पूछी गई है मल्टीपल टाइम, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है कवित्री, कवियत्री, काव्यत्री या कवियत्री। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कवियत्री। कवियत्री शब्द ये सेकंड वाला जो है ये शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से। तो कभी भी आए आपको यही करना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है।
शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए। एक आदमी से काम नहीं चलता। सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गाइस आपको पता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सीधा सीधा मतलब है इन सभी में से कौन सा ज़्यादा बेटर है? शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। मतलब किसी के अंदर अगर दुश्मनी शत्रुता पल रही है तो इसका मतलब है कि दोनों ही पक्षों की गलतियां हैं, किसी एक पक्ष की गलती से कभी शत्रुता नहीं होती। मान लीजिए आपके सामने कोई आपसे झगड़ना चाहता है और आपका बिल्कुल झगड़ने का मन ही नहीं है, तो वो ज़बरदस्ती आपसे नहीं झगड़ सकता। झगड़ा तभी होगा जब दो वो कहेगा और चार आप कहेंगे। ठीक है, तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। नेक्स्ट है विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहते हैं संज्ञावाचक, गुणवाचक, विशेष्य, सार्वनामिक। तो यहाँ आप सभी को पता है विशेषण एक होता है विशेषण, ठीक है, क्या होता है? एक तो होता है विशेषण, विशेषण, ठीक, और एक होता है विशेष्य। विशेष्य विशेषण होते हैं, ठीक है। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको कहते हैं विशेष्य, और जो विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ कि मीठा, मीठा फल, मीठा फल। अब फल की विशेषता बताई जा रही है कि कैसा है, मीठा है। ये हो गया विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो हो गया विशेष्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। फर्स्ट ऑप्शन है पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? तो गाइज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए? आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। इसका शुद्ध रूप थर्ड ऑप्शन होगा। आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए आज का। महाधन ऋषि में कौन सी संधि है? महाधन ऋषि में कौन सी संधि है? गुण, यण, दीर्घ या फिर अयादि संधि। महाधन ऋषि, आपको पता है महाधन ऋषि बराबर क्या होता है? महर्षि। क्या होता है? महर्षि। और फ्रेंड्स महर्षि शब्द में गुण संधि होती है। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। महर्षि में कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 50 क्वेश्चन आज के हिंदी के, और आउट ऑफ 50 आपके कितने सही हुए अपना स्कोर ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 50 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कम टाइम में कराने का प्रयास किया है, इन्हीं 50 क्वेश्चन को कोई भी टीचर आपको 1.5 घंटे में, 1 से 1.5 घंटे में कराता, और बल्कि कई टीचर्स तो ऐसे होते हैं 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं 50 क्वेश्चन में ही। तो इसलिए कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इतना बता चुकी हूँ कि ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप इनको स्टार करके लिखें या नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हैं, कहीं कॉपी में आप इनको लिख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन फंस गया है। तो फ्रेंड्स बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की कॉम्पिटिटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।